हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, आज की अपनी क्लास रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है। इसके पहले देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने कंप्यूटर का जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री थी, क्या इतिहास था, इसको पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर की जो 5 जनरेशन्स हैं उनको हमने पढ़ा था। आज देखिए हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कंप्यूटर्स का। तो इसमें से देखिए 3 तरह से कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है, जिसमें से पहला है एक एप्लीकेशन बेस्ड, दूसरा है पर्पज बेस्ड और तीसरा है साइज बेस्ड। मतलब कि उसका जो प्रयोग है, अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन, तो किस तरह से एप्लीकेशन के आधार पर अनुप्रयोग के हिसाब से कंप्यूटर को बांटा गया है और पर्पज के हिसाब से कैसे बांटा गया है, इसके बाद साइज के हिसाब से किस प्रकार से बांटा गया है। देखिए इन क्लासों के बारे में मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि आप जिस भी क्लास को सुने, सिर्फ सुनने के बाद में आप उस टॉपिक से संबंधित जो अपना जो यूपीट्रिपल जो आयोग है, वो कोई भी जो भी एग्ज़ाम कराया है उसके आप सिर्फ प्रश्न हल करके देखें। आप पाएंगे कि जो ये डिस्कशन हो रहा है, इस डिस्कशन से ही आप लगभग सारे क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो मुझे ये विश्वास है। और देखिए ये जूनियर असिस्टेंट हो या फिर अन्य एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत ये कारगर सिद्ध होने वाला है। और ये देखिए टू दी पॉइंट्स पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बेहतर पढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने खुद भी 1262 वाला जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई किया है। तो चलिए आज का ये लेक्चर आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के हिसाब से जो बांटा गया है कंप्यूटर्स को, वो कैसे बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और प्रकाशीय कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। हालांकि देखिए ये जितने भी टाइप बताए गए हैं, इनमें से प्रकाशीय कंप्यूटर को छोड़ के बाकी के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कहीं ना कहीं चर्चा ज़रूर की होगी। तो पहला देखिए जो कंप्यूटर इसमें दिया गया है, एनालॉग कंप्यूटर। तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर्स को हमने पहले भी देखा था कि ये फिजिक्स के हिसाब से काम करता है, यानी कि जो भौतिक राशियां हैं, जैसे कि भाई चाल है, दाब है, ये सारी चीज़ों पे जो काम करना है, तो ये किसका काम है, ये है एनालॉग कंप्यूटर्स का। एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो कि अपने भौतिक यानी फिजिक्स के उसमें से काम करते हैं, ताप, दाब, चाल और ये सारी जो भौतिक राशियां हैं, इन पे ये काम करते हैं। फिर इसके बाद में ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को ये परिवर्तित करके देते हैं। हमने एक बात ये भी की थी कि देखिए जो एनालॉग कंप्यूटर्स होता है, तो जैसे कि हमने बात की थी स्पीडोमीटर की। तो स्पीडोमीटर में हमने ये बात की थी कि भाई दूरी अगर कोई मापी जा रही है तो वो एनालॉग टाइप से मापी जा रही है। लेकिन फिर हमारे पास क्या है कि उसको कन्वर्ट करके डिजिटल रूप में, डिजिट के रूप में जो डेटा है वो हमें क्या होता है कि मिल रहा होता है। तो ये क्या होते हैं कि ये होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। अब देखिए इनमें क्या होता है कि जो इनमें एक्यूरेसी होती है फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा कम होती है अपेक्षाकृत डिजिटल कंप्यूटर के। दूसरा कंप्यूटर देखिए होता है अपना क्या, डिजिटल। तो डिजिटल का आप जानते हैं, हमने बात की थी डिजिट की। और आगे देखिए इसी जो आगे हम लेक्चर पढ़ते जाएंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई जो नंबर सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल। तो ये जो भी नंबर सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। तो उसमें से एक सिस्टम होता है बाइनरी सिस्टम। हमने बात की थी कि जो कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, वो बाइनरी फॉर्मेट पे काम करते हैं। आगे हम कन्वर्जन भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि आखिर जो प्रोसेस होती है ना, एक्चुअली हमने शुरू में बात की थी कि कंप्यूटर इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा। तो प्रोसेस जो कंप्यूटर कर रहा है अभी भी, वो डिजिटल रूप में कर रहा है। और कैसे कर रहा है इसको हम आगे देखेंगे आगे के लेक्चरों में। अभी देखिए तो जो डिजिटल कंप्यूटर है, डेफिनेटली वो किस में काम करेगा, वो डिजिट्स के रूप में काम करेगा। और वो सारा अपना जो डिजिट होगा, 0 या फिर 1 होगा, जिनको हम बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। तो ये बाइनरी डिजिट्स पे काम करेंगे। और आज देखिए हमारे पास जो भी कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप है, पीसी है, अपना मोबाइल फ़ोन्स, ये सारे क्या है कि डिजिटल फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, यानी कि ये बिट्स के रूप में काम कर रहे हैं। अगला है देखिए इसमें से हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है कि एनालॉग प्लस डिजिटल इज इक्वल टू हाइब्रिड। मतलब कि आपके पास यदि कोई एनालॉग कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर है, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए आप, तो वो जो कंप्यूटर बनेगा वो हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। तो हाइब्रिड कंप्यूटर अधिकांशतः देखिए कई जगहों पे यूज भी किए जाते हैं। आप देखिए हॉस्पिटल जाते हैं जैसे, तो हॉस्पिटल में जो मान लीजिए हार्ट की जो फंक्शनल उसकी कैपेसिटी है या उसकी क्या स्थिति है, उसको नापना होता है जब हमें, तब भी हम
हाइब्रिड कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। देखिए ये ईसीजी, ठीक है, तो ईसीजी जो होता है, तो ईसीजी क्या है, ईसीजी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है जो कि हमारे पल्सेस को, यानी कि हार्ट की पल्सेस को मापता है और फिर उसको कन्वर्ट करके डिजिटल रूप में प्रदर्शित करता है। तो ये ईसीजी भी क्या है कि एक हाइब्रिड का जो रूप है हमारे पास उपस्थित है। अगला देखिए कंप्यूटर का जो प्रकार है वो है ऑप्टिकल कंप्यूटर, जिसको हम कहते हैं प्रकाशीय कंप्यूटर। अब देखिए जो क्या होता है कि हम डिजिटल कंप्यूटर की यदि बात करें तो वो डिजिट के रूप में 0 1 के रूप में काम करता है, लेकिन अगर वही हम प्रकाश से काम करने लगे, मतलब दृश्य प्रकाश से, यानी जो विजुअल लाइट्स है उससे यदि काम होने लगे तो उस वाले कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे कि प्रकाशीय कंप्यूटर कहेंगे। इसमें से क्या होता है कि जो हमारी इंफ्रारेड बीम्स होती हैं, तो इंफ्रारेड बीम्स का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से कैलकुलेशन की जाती है। तो ये जो कंप्यूटर हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे प्रकाशीय कंप्यूटर, और इन्हें हम फोटोनिक कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि देखिए फोटॉन जो शब्द आया है, फोटॉन किस में होता है, प्रकाश में होता है। क्योंकि जब प्रकाश की आप प्रकृति को जानेंगे तो उसमें हम ये कहेंगे कि प्रकाश क्या है, फोटॉन्स का बंडल है ना। तो वो फोटॉन्स का जो बंडल है, यानी फोटॉन्स कंप्यूटर भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये फोटॉन्स पे काम करते हैं। अगला देखिए अपना एक शब्द है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो है फ्रेंड्स, ये काफ़ी तेज कंप्यूटर होते हैं, और देखिए ये क्वांटम शब्द जो है ये क्वांटा से बना है दरअसल। और ये क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं ये हमारे जैसे कि देखिए 0 और 1 ये दो हमने देखा कि बाइनरी डिजिट्स होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी स्टेज आ जाए जहाँ पर वो 0 और 1 दोनों चीज़ें एक साथ प्रेजेंट होने लगे, मतलब वैसे तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्विच है, तो ये स्विच है या तो ऑन होगा ये ऑफ होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा स्विच हो जो कंडीशन के हिसाब से ऑन और ऑफ इन दोनों कंडीशंस को क्या करने लगे कि प्रेजेंट करने लगे, तो उस स्थिति पे जो कंडीशन बनेगी उसे हम कहेंगे क्वांटम वाली स्थिति। तो ये जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं ये स्विच ऑन ऑफ और दोनों की स्थिति को सिचुएशन के हिसाब से कंट्रोल कर रहा होता है एट ए टाइम, इसलिए ये जो कंप्यूटर हैं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज भी काम कर रहे होते हैं। अपेक्षाकृत हमारा जो डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा हमारे पास था कि पर्पज के हिसाब से किस प्रकार से बांटा गया है। तो पर्पज यानी हमारे उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है कि दो तरह के हो सकते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम घर में कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, तो सामान्यतः उसमें हम वर्ड चला लें या उसमें मान लीजिए कि मीडिया प्लेयर चला लें, अन्य चीज़ें चला लें, तो ये हम सामान्य काम उससे कर रहे होते हैं। लेकिन विशिष्ट कंप्यूटर क्या होते हैं कि किसी विशेष पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। मान लीजिए हमने न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए कोई एक कंप्यूटर डिजाइन किया, जिसमें से न्यूक्लियर जो फ्यूजन होना है उसकी क्या रेट रहेगी, उसमें कि क्या मतलब उसकी प्रक्रिया किस तरह से चलेगी, उन सारी चीज़ों का यदि हमें कैलकुलेशन करना है तो वहाँ पर हम विशिष्ट कंप्यूटर का यूज करेंगे। और इसके साथ साथ में मान लीजिए कि हमें काम करना है जो वेदर पे काम करना है, मौसम पे काम करना है, तो मौसम कैसा रहेगा, आगे का क्या प्रेडिक्शन होगा, मतलब मौसम कुछ समय तक कैसे रह सकता है, या मान लीजिए कि बारिश अगर होने वाली है तो आप सुनते होंगे कि मौसम विज्ञान जो क्या करता है कि आगे से प्रेडिक्शन करता है कि इस साल इस तरह की बारिश हो सकती है। तो ये जो प्रेडिक्शन होते हैं ये स्पेसिफिकली मौसम क्लाइमेट के लिए जो डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर होते हैं वो इसमें से काम करते हैं। और एक चीज़ ये होती है कि देखिए जो विशेष पर्पज़ के लिए कंप्यूटर बनाए जाते हैं तो उसमें से उनकी जो कैपेसिटी है वो उसी हिसाब से बनाई जाती है, यानी कि जितना हमें काम उससे करना होता है कंप्यूटर से वो इसी हिसाब से बनाए जाते हैं। अगला यहाँ पर देखिए है साइज के हिसाब से कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। तो बेस्ड ऑन साइज इसमें से क्या है कि देखिए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, तो ये है इसके साइज के हिसाब से। तो पहला है देखिए माइक्रो। अब इसमें साधारणतः आप ये भी देख सकते हैं कि भाई जो माइक्रो होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा, फिर मिनी उससे बड़ा होगा, फिर मेन फ्रेम उससे बड़ा होगा, सुपर कंप्यूटर उससे बड़ा होगा। तो कभी यदि एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि निम्न कंप्यूटरों को साइज के हिसाब से इनको सेट कीजिए, तो ये माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर ये इनका साइज के हिसाब से सेट हो जाएगा। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं तो इनका विकास जो अपना 1970 के दशक से सामान्यतः हुआ है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है और हम घरों में जो साधारणतया पीसी अपने पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं
वो सारे फ्रेंड्स क्या होते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। अब हम लोग जान ही रहे हैं कि इस समय हम चाहे डेस्कटॉप यूज कर रहे हो या लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो ये सारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। आप इसको यहाँ पर साधारणतया देख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये जो अपना है ये माइक्रो कंप्यूटर का एक रूप है। तो इसमें से देखिए कई तरह के कंप्यूटर हम जो सामान्यतः यूज करते हैं, जिसमें से देखिए डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाउंटॉप है और ये नोटबुक है, इसके बाद टैबलेट्स है। तो ये सारे क्या हैं कि माइक्रो कंप्यूटर्स के टाइप्स हैं, जो कि हम सामान्यतः घरेलू कामों में यूज़ करते हैं या फिर ऑफिस के कामों में भी सामान्यतः इनको उपयोग किया जाता है। अब इसमें से देखिए इनको अलग अलग यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, तो थोड़ा सा इसी में समझ लेते हैं। देखिए डेस्कटॉप का क्या मतलब होता है। डेस्क मतलब होता है जैसे आपकी जो डेस्क है, तो वो डेस्क के अगर टॉप में कोई कंप्यूटर रख के अगर काम किया जाए, यानी कि आपकी मेज के में रख के अगर किसी कंप्यूटर पे काम किया जा रहा है, तो उसे हम डेस्कटॉप कह देते हैं। लैपटॉप जिसको गोद में रख के काम किया जा सके, छोटे आप जानते ही हैं। इसी प्रकार से पाल्मटॉप है, नोटपैड है ना, बुक के हिसाब का हो। टैबलेट है, टैबलेट तो दरअसल जो अपने देखिए ये मोबाइल फ़ोन्स है, इसी का थोड़ा सा बड़ा वर्जन जो है हमें दिखाई देता है, तो वो क्या हो जाता है कि टैबलेट हो जाता है। तो सामान्यतः इन कंप्यूटर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये साइज़ के हिसाब से और काम के हिसाब से ये इनको यहाँ से किया गया है कि बांटा गया। तो ये अपने जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं इस प्रकार से होंगे। अब दूसरा साइज़ के हिसाब से, तो पहला देखिए क्या था, माइक्रो कंप्यूटर साइज़ के हिसाब से, जिसमें हमने बहुत सारे देखे, डेस्कटॉप और लैपटॉप ये सब देखे। दूसरा टाइप होता है इसमें फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर। तो माइक्रो के बाद उससे बड़ा साइज में कौन सा कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर को देखते हैं। तो मिनी कंप्यूटर डेफिनेटली माइक्रो कंप्यूटर से क्या होगा कि बड़ा होगा और मेन फ्रेम से छोटा होगा। अब ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ये थोड़ा सा बड़े होते हैं और इनकी जो कैपेसिटी होती है काम करने की वो कुछ ज़्यादा होती है। और ये मुख्यतः फ्रेंड्स 32 बिट पे काम करते हैं। हमने एक शब्द देखा था वर्ड लेंथ। तो वर्ड लेंथ हमने क्या देखा था कि भाई कोई भी प्रोसेसर एट ए टाइम कितने कितने बिट्स पे काम कर रहा है, कितने बाइट्स पे काम कर रहा है, तो वो उसकी कैपेसिटी को बता रहा था। तो यहाँ पर जो इनकी वर्ड लेंथ होती है ना, अब अगर देखिए प्रश्न ये पूछा जाए एग्जाम में कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली वर्ड लेंथ का संबंध है, अब उसमें से ऑप्शन अगर कई सारे दिए जाएं और एक ऑप्शन ये दिया जाए कि प्रोसेसर की स्पीड से, तो डेफिनेटली इसमें प्रोसेसर की जो स्पीड है वही इससे नापी जाएगी, या कि उसकी जो भी काम करने की गति है उसको इससे हम माप सकते हैं। तो ये देखिए ये मिनी कंप्यूटर्स हैं और मिनी कंप्यूटर्स को हम जब यूज करेंगे तो सामान्यतः जो कुछ बड़े बड़े ऑफिस हैं या थोड़े थोड़े वैज्ञानिक प्रयोग हैं वहाँ पर हम इनका उपयोग आसानी से करेंगे। तो ये मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा उससे बड़े होते हैं। अब अगला है देखिए इसमें से मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो मिनी कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं। और ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं फ्रेंड्स, ये क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके सर्वर बनाने के लिए, देखिए मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से क्या होगा कि एक बड़ा सा सर्वर लगाया जाएगा। उस सर्वर में हम क्या करेंगे कि इस मेन फ्रेम कंप्यूटर को सेट कर देंगे। इसके बाद इसी से हम कनेक्शन जोड़ेंगे, जिसमें से देखिए जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो उसमें लैन वैन मैन ये सब पढ़ेंगे, यानी लोकल एरिया नेटवर्क है ना, मेट्रोपोलिटन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें क्या किया जाएगा कि एक लाइन से जोड़ जाएगा, यानी लोकल एरिया नेटवर्क इसमें बना लिया जाएगा। मान लीजिए ये कंपनी जो है ये 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर फैली हुई है। हमने एक यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाया, इसको सर्वर बनाया, फिर इसको हमने लाइन से जोड़ा और लाइन से जोड़ने के बाद में फिर हमने इनमें पीसी जोड़ दिए हर जगह पे, ठीक है, सारे जितने भी डिपार्टमेंट थे सब बना लिए। तो यहाँ पर देखिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ये सर्वर का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो कंप्यूटर है ये सर्वर का काम कर सकता है, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी रखता है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और प्रोसेसिंग भी डेफिनेटली इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर किसी सर्वर को कई सारे कंप्यूटर्स की क्वेरी सॉल्व करनी पड़ रही है, क्वेरी का मतलब यहाँ ये है कि मान लीजिए कि ये सर्वर लगा था, बहुत सारे कंप्यूटर्स यहाँ पर लगे हैं, इसने कुछ इसको आदेश दिए, इसने कुछ आदेश दिए, इसने कुछ आदेश दिए, तो ये सब जो हो रहा है ना, तो ये सब जो हमने यहाँ से कोई निर्देश दिया तो क्वेरी दे रहे हैं, इस क्वेरी के हिसाब से इस प्रोसेस कर रहा है। तो ये कंप्यूटर्स जो हैं ये क्या हैं कि अपने ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहलाते हैं। तो एट ए टाइम इसमें कई सारे यूजर्स मतलब अपना निर्देश दे सकते हैं, उससे काम करा सकते हैं।
इस तरह ये देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा ये बड़े साइज़ के कंप्यूटर्स हैं, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं। और कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के यहाँ पर देखिए उदाहरण भी दिए गए हैं कि IBM 4381 और ICL 39, ये इस तरह से इनके कुछ वर्जन हैं यहाँ पर। अब देखिए अगला अपना कंप्यूटर का जो टाइप है वो है सुपर कंप्यूटर। अब देखिए सुपर कंप्यूटर वर्तमान में इससे प्रश्न काफ़ी पूछे भी जाते हैं। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि भारत का सुपर कंप्यूटर मतलब कौन सा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, या फिर पूछ लिया जाता है कि विश्व में सबसे सुपर तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो ये हम आगे इसमें से देखेंगे भी कि अभी किस तरह से है। और देखिए सुपर कंप्यूटर को आप ऐसे ही सामान्यता समझिए कि सुपर कंप्यूटर मतलब सुपर होगा, बहुत ज़्यादा वर्कलोड ये हैंडल कर सकेगा और तेज़ होगा बहुत सारा, तो डेफिनेटली ये ऐसे काम करेगा। अब देखिए क्या था कि सुपर कंप्यूटर का जो कंसेप्ट आया था ना फ्रेंड्स, ये 1929 में अमेरिका द्वारा दिया गया था। ये इस हिसाब से दिया गया था कि उस समय देखिए हम वहाँ पर कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर भी प्रयोग में नहीं ला पा रहे थे, लेकिन उस समय ये शब्द आया था सुपर कंप्यूटर का। तो वहाँ पर ये लोग ऐसी मतलब कल्पना थी इनकी कि ऐसा कोई यंत्र हो, गणितीय यंत्र हो जो बहुत ही तेज़ी से काम कर सके। तो वहीं से ये सुपर कंप्यूटर नाम जो है दिया गया था। इसके बाद देखिए फिर धीरे धीरे इसमें काम हुआ और ये चीज़ें सुपर कंप्यूटर के रूप में हमारे यहाँ पर मौजूद थी। देखिए यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं और इस तथ्य के पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए मैं आपको लेटेस्ट डाटा बताता हूँ। तो अभी नवंबर 2024 में जो डाटा दिया गया है, क्योंकि अभी ये जो कंप्यूटर्स का डाटा है तो नवंबर में और इसमें जून में भी डाटा दिया जाता है कि सुपर कंप्यूटर में कौन कौन से काफ़ी तेज़ कंप्यूटर्स हैं। तो इसमें से अगर हम देखिए बात करें कि जो नवंबर में डेटा आया 2024 में, तो उसमें पूरे वैश्विक हिसाब में अगर देखा जाए तो अमेरिका का एक कंप्यूटर था जिसका नाम था फ्रेंड्स एल कैपिटन। क्या नाम था? एल कैपिटन। तो एल कैपिटन ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर था। ये कहाँ का है फ्रेंड्स? USA का है। इसके बाद एक दूसरा और कंप्यूटर था इनका फ्रंटियर। ठीक है, कौन सा था? फ्रंटियर। तो ये फ्रंटियर कंप्यूटर भी है जो ये भी USA का है और ये भी काफ़ी फास्ट था। तो ये दो कंप्यूटर जो हैं ये पहली और से दूसरी रैंक पे थे, एल कैपिटन और फ्रंटियर, जो कि USA के हैं और ये सबसे तेज़ कंप्यूटर है। वहीं पर देखिए अगर हम ये बात करें कि भारत की बात करें तो भारत में सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? एक है फ्रेंड्स ऐरावत कंप्यूटर। कौन सा? ऐरावत। देखिए ये ऐरावत किसका नाम था? ऐरावत इंद्र के हाथी का नाम था, उसी के नाम पे हमने एक कंप्यूटर का नाम रखा ऐरावत। और ये जो ऐरावत कंप्यूटर है ये भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। हालांकि देखिए इसके काफ़ी पहले की अगर हम बात करें तो एक कंप्यूटर था हमारा प्रत्यूष। तो प्रत्यूष कंप्यूटर भी तेज कंप्यूटर रहा है, लेकिन अब हमने उससे भी और अपग्रेड किए हैं। तो देखिए प्रत्यूष के अगर हम बात करें तो इससे जो तेज कंप्यूटर हैं वर्तमान पे कौन कौन से? एक है फ्रेंड्स ऐरावत, हमने देखा ये सबसे ज़्यादा है। और एक दूसरा कंप्यूटर जो है वो है अर्का नाम का। कौन सा? अर्का नाम का। एक और कंप्यूटर है अरुणिका। अरुणिका, अर्का और ऐरावत, ये प्रत्यूष से भी तेज कंप्यूटर है। सबसे तेज कंप्यूटर अपने यहाँ पे इस समय ऐरावत है। और ये जो देखिए ऐरावत कंप्यूटर है फ्रेंड्स, ये जो हमारा सीडैक है, सीडैक पुणे में ये स्थित है। और इसकी देखिए जो कैपेसिटी है, एक प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर्स की जो कैपेसिटी है, स्पीड है, वो किस में नापी जाती है? वो नापी जाती है पेटाफ्लॉप्स में। तो ये जो हमारा कंप्यूटर ऐरावत है ये पेटाफ्लॉप्स में 8.5 पेटाफ्लॉप्स की कैपेसिटी जो है अपने आप में रखता है फ्रेंड्स। तो ये इतनी पेटाफ्लॉप्स से काम कर सकता है। लेकिन अच्छा एक चीज़ और देखिए, वहीं पर अगर हम बात करें कि एल कैपिटन जो कि USA का है, सबसे ज़्यादा तेज़ है। तो ये क्या है कि ये है 1742, 1742 जो पेटाफ्लॉप्स है, इसकी इतनी स्पीड है फ्रेंड्स। तो अभी भी देखिए कितना हमारे यहाँ जो सबसे तेज कंप्यूटर है 8.5 पेटाफ्लॉप्स, और कंप्यूटर ये जो अमेरिका का है 1742 पेटाफ्लॉप्स की यहाँ पे स्पीड रखता है। तो ये जो संभावित जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर हैं। तो देखिए ये सुपर कंप्यूटर है अपना। और इसके बाद देखिए ये जो यहाँ पर तथ्य कुछ दिए गए हैं, इनको यहाँ पर हम देख लेते हैं परीक्षा के हिसाब से।
तो लैपटॉप व डेस्कटॉप को क्या कहेंगे, माइक्रो कंप्यूटर कहेंगे। ये तो देखिए कई बार चर्चा में आया होगा, प्रश्न भी पूछे ही गए होंगे, एग्जामों में आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये कई बार पूछे गए हैं। क्वांटम कंप्यूटर आधारित है क्वांटम यांत्रिकी पर, ठीक है, ये अपनी जो क्वांटम यांत्रिकी है इस पे आधारित है ये। और पाम टॉप कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है, तो देखिए पॉकेट कंप्यूटर। देखिए वैसे पाम मतलब हथेली होती है, मतलब इतना छोटा कंप्यूटर हो जिसको हम हथेली में आराम से रख के चलाएं, तो इसको पॉकेट कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि आसानी से इसको हम जेब में डाल सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डॉट डॉट सिद्धांत पर काम करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर एक तो हम देखें कि किसमें डिजिट्स पे काम करता है और ये लॉजिक पे काम करता है। देखिए लॉजिक को हम और भी अगर पीछे जाके देखें, हमने देखा था कि हमारा जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनमें होता है एक ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो वही लॉजिक जो इसका लॉजिक यूनिट जो है ना, तो लॉजिक यूनिट लॉजिक का काम करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर में ये वहाँ पे होता है। देखिए स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की गई थी। स्टोर्ड प्रोग्राम हमने पिछले उसमें भी देखा था। तो जॉन वान न्यूमैन, इसको पहले भी देखा था। तो न्यूमैन नाम का जो व्यक्ति था, जॉन वान न्यूमैन, इसने स्टोर्ड प्रोग्राम की जो कंसेप्ट है इसको दिया था। अब देखिए ये सुपर कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ तो साधारणतः हम जानेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी या तो इंडस्ट्री होंगी या बहुत बड़े बड़े रिसर्च होंगे, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स का हम उपयोग करते हैं और इनकी जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखिए ये दिया भी गया है कि इनकी जो कैपेसिटी है वो पेटाफ्लॉप्स है। अब देखिए कैपेसिटी में भी देखिए यहाँ पर बढ़ते रूप में अगर आप देखें तो देखिए गीगाफ्लॉप्स, टेराफ्लॉप्स और यहाँ पे पेटाफ्लॉप्स। तो अभी हमने देखा था कि पेटाफ्लॉप्स पे काम कर रहे होते हैं ये बहुत सारे कंप्यूटर। तो ये पेटाफ्लॉप्स के हिसाब से भी हमने देखा था कि अपना जो एरावत है वो 8.5 पेटाफ्लॉप्स के हिसाब से काम कर रहा है। तो पेटाफ्लॉप्स क्या है, ये उसकी कार्य निष्पादन करने की कैपेसिटी है, यानी कि मतलब उसकी वर्किंग प्रोसेस है, एट ए टाइम वो कितना काम कर रहा है। और देखिए क्या होता है कि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये 1 सेकंड में मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को क्या कर देते हैं कि सॉल्व कर देते हैं। मतलब आप करोड़ों अरबों इनको निर्देश दे रहे हैं, वो निर्देश ये बहुत ही कम टाइम पे आपको कैलकुलेट करके दे देते हैं। अब तो देखिए सारा काम जो है वो AI बेस्ड जैसे हो रहा है, तो AI भी बहुत ही मानव की तरह सोच रहा है ना। देखिए इंटेलिजेंस, दो चीज़ भाई, एक तो हमारे पास इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, और हमने बना लिया AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसी इंटेलिजेंस जो आभासी है, आर्टिफिशियल है, लेकिन वो काम कैसे कर रही है, मानव के जैसे सोचने के काम कर रही है। तो ये भी हम यहाँ पर वर्तमान में कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा डाटा यहाँ पुराना है कि ये देखिए प्रत्यूष है, मिहिर है, तो ये अपने यहाँ के कंप्यूटर थे, लेकिन वर्तमान में हम जान रहे हैं कि यहाँ पर जो अपना ऐरावत है वो सबसे तेज कंप्यूटर है। और ये देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है कि जिस तरह से अपनी जो IC शुरुआती, देखिए हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर में फिर IC आई, IC में इंटीग्रेटेड सर्किट हमने देखे थे कि एक एक इंटीग्रेटेड सर्किट में कई कई ट्रांजिस्टर्स हम यूज कर पा रहे थे। फिर इसके बाद में हम उन ICs को भी कम्पैक्ट किया हमने और बहुत ही गति जो है वो हम लेके आए। अब देखिए अगला यहाँ पर कुछ जो अध्याय अपना अगला रहेगा चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर संबंधित कुछ शब्द पढ़ेंगे, जैसे बिट, बाइट, ये सारी चीज़ें। हालांकि चर्चा में मैंने ये सारी चीज़ें बता ही दी होगी, लेकिन फिर भी हम इनको एक बार पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी ठीक लग रही होंगी। और देखिए ये क्लास बहुत ही अच्छी हैं, मतलब गुणवत्तापूर्ण है। हाँ ये ज़रूर है कि इनमें बहुत ज़्यादा आपको इनॉग्रेशन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये जो क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छी रहेंगी, कंटेंट के हिसाब से बहुत अच्छी रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।